कक्षा 6 हिंदी सामान्य पाठ 2 जल ही जीवन है। इस पाठ में हम जल संरक्षण का महत्व समझेंगे। जल को संरक्षित करने से क्या लाभ होता है, इकट्ठा करने से क्या लाभ होता है, जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं ये पाठ। जल के बिना जीवन संभव नहीं। ये सभी जानते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। तो ये एक उपहार गिफ्ट की तरह है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। गंगा जो नदी है उसके बारे में तो सब जानते हैं। तो उसके जल को अमृत कहा गया है और उसे पतित पावनी, पापियों का उद्धार करने वाली कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। तो ये जो धरोहर है जल, वह हमारे लिए अमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और इसका संरक्षण करके हम अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जल संरक्षण क्या है, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना और उसको संचित, इकट्ठा करना और उसकी सुरक्षा करना, यही जल संरक्षण है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। भूजल अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। तो यहाँ पर वसुंधरा भूमि या धरती का पर्यायवाची है। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, जल को संरक्षित करने का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। किस तरह बदल गई है? भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे। जो आजकल आपने देखा होगा, आपने आसपास या कहीं भी कुओं में पानी नहीं है। तो राजस्थान में इसके लिए प्रयास किए गए हैं जल को संरक्षित करने के, और वहाँ का जो भूजल यानी जो ज़मीन के अंदर का जल है वो उसका स्तर बढ़ गया है और कुओं में पानी आ गया है। हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को आपस में मिलाया जाए इत्यादि। तो ये सब करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में कई ऋतुएं हैं, जैसे वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो जब वर्षा ऋतु होती है तो जल की अधिकता हो जाती है, लेकिन वो वर्षा के माध्यम से जो जल हमें प्राप्त होता है वो बहकर समुद्र में चला जाता है, उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बरसाती पानी का यदि हम संरक्षण कर लें तो हमारे लिए जल पर्याप्त हो जाएगा। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को भी लाभ होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है,
इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम हुआ है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम हो रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है, उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अतएव प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाएं और हमें विवश होकर कहना पड़े, सूखी धरती प्यासे लोग। अभी हमने पाठ को पढ़ा और समझा, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जल ही जीवन है। सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ियाँ बनी हुई हैं। देवताओं का वरदान, धरती की उर्वरा शक्ति, राजेंद्र सिंह को सम्मान, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा दोहित कर सकते हैं। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के आंतरिक चित्र खींचे जाते हैं। अब हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है गंगा जल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गंगा जल को अमृत कहा गया है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जल को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखना एवं उसका दुरुपयोग नहीं करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है अन्य प्रदेशों के नाम हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं? इसका उत्तर है बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम जल भंडार को खाली करते जा रहे हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है जल एक अनुपम प्राकृतिक उपहार है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हर कदम इसकी आवश्यकता होती है। इसकी महत्ता से सभी परिचित हैं, इसलिए इसे देवताओं का वरदान कहा गया है। अगला प्रश्न है भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है? इसका उत्तर है भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से धीरे धीरे इनके स्रोत खत्म होने लगे हैं। पानी की किल्लत चारों तरफ फैल रही है। धरती की हरियाली खत्म होने लगी है। खेती पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। इसका उत्तर है राजस्थान में जल संरक्षण से वहाँ भूजल का स्तर ऊपर उठ गया है। वहाँ के कुओं में पानी आ गया है। चारों तरफ हरियाली छा गई है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है बरसाती पानी का संरक्षण होने से भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे आसपास के कुओं में पानी आएगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी
लहलहा उठेगी। अगला प्रश्न है रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इसका उत्तर है इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। अब भाषा की बात। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बरसात में धरती की छटा अनुपम हो जाती है। वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत जरूरी है। गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। नलकूपों से सिंचाई की जाती है। हमें जल भंडार खाली नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव शब्दों को छांटिए। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द लिखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लिखे हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द हैं कर्ण, सूर्य, सत्य, शीतल, आचरण। तद्भव शब्द हैं सूत, दांत और ऊंचा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसका उत्तर है जल के पर्यायवाची हैं पानी और नीर। गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, देवनदी। भूमि के पर्यायवाची हैं धरती, वसुंधरा। पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष और तरु। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सलिल। पहाड़ के पर्यायवाची हैं पर्वत, शैल। निम्नलिखित विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो अमृत का हो जाएगा विष, देवता दानव, उत्थान पतन, अमीर गरीब, सजीव और सजीव का हो जाएगा निर्जीव। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ ग्रामर भी दी है आपकी बुक में। आज हर जगह पानी की किल्लत है। सूखी धरती को पानी मिलने से खेत को लाभ होगा। हमें विवश होकर ना कहना पड़े सूखी धरती प्यासे लोग। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत कहा गया है और गंगा को पतित पावनी। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में आज, खेती, सूखी धरती तथा प्यासे शब्द क्रमशः अद्य, क्षेत्र, शुष्क, धारित्री तथा पिपासा संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप हैं। मतलब ये इन संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप से बने हुए शब्द हैं, इन्हें तद्भव कहते हैं। तो जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर शब्द बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। ये तद्भव की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार प्राचीन, गंगा, अमृत तथा पावनी शब्द संस्कृत के हैं और बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये बताया गया है। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं और जो परिवर्तित रूप में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हैं तत्सम और तद्भव के। इन्हें भी आप अपनी व्याकरण की कॉपी में नोट कर लेना। अमी, अमृत, पुराना, प्राचीन, काज, कार्य, कान, कर्ण, कोयल, कोकिल, कंधा, स्कंध, किसान, कृषक, आम्र, आम, आम्र, जीव, जिव्या, घर, ग्रह, आग, अग्नि, दूध, दुग्ध, आँख, अक्षि, ओठ, ओष्ठ, पिता, पितृ, बूंद, बिंदु। तो इनको आप कॉपी पर लिख लेना। व्याकरण की कॉपी में लिखना है और ये परिभाषाएं लिख लेना तद्भव की और तत्सम की। इसके बाद आगे दिया गया है कि हिंदी का क्षेत्र अति विस्तृत है, बहुत विशाल है। बोलियों के प्रभाव से एक ही शब्द के कई रूप प्रचलित हो जाते हैं।
भाषा सीखने की दृष्टि से विद्वानों ने शब्द विशेष के जो रूप माने किए हैं उन्हें मानक शब्द कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो आदि में मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा धर्म का मानक रूप धर्म होगा। तो यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। आपको इनके मानक रूप लिखने हैं, लिखकर ग्रुप पर भेजने हैं। जैसे इसमें दिया है चरण, चरण इसका हो जाएगा चरण, कर्म का कर्म, मगन का मग्न, शरण का शरण हो जाएगा प्रण प्रण, प्राण प्राण। तो आपको ये लिखकर ग्रुप पर भेजने हैं सभी बच्चों को।